हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने शुरुआत की थी अपने चैप्टर नंबर 10 के प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से रिलेटेड। तब हमने इसकी जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में हमने पढ़ा था और हम पढ़ रहे थे कि जो दर्पण है उनके जो प्रकार है वो क्या होते हैं, जिसमें हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वो था अपना समतल दर्पण प्लेन मिरर, वह हमने पढ़ लिया था। उसके जो प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम है वो क्या होते हैं उसका हमने पढ़ लिया था। और अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, सेकंड टाइप की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो हमारा जो सेकंड टाइप है मिरर का वो है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण है वह क्या होता है, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई खोखला कांच का एक गोला है। यह एक खोखला कांच का गोला है जो कि एकदम बिल्कुल पारदर्शी है। अगर मैं इसे बीच में से काट देता हूं, जैसे मान लेते हैं कि मैं इसे यहाँ बीच में से काट देता हूं और इसके दो पार्ट बना लेता हूं, एक ये पार्ट हो गया और सेकंड ये पार्ट हो गया। तो मान लेते हैं कि इसका जो एक पार्ट है वह है ये और जो सेकंड पार्ट है वह है इस तरह का। तो ये जो हमारे दो पार्ट इस दर्पण से बनते हैं, हम इसके ऊपर अगर पॉलिश करें तो हम इसके बाहर की साइड भी पॉलिश करते हैं या फिर इसके अंदर की साइड भी पॉलिश कर सकते हैं। तब इस प्रकार जो हमारा एक गोलीय दर्पण होता है वह होता है कि अगर किसी खोखले कांच के गोले के किसी एक भाग की ओर अगर हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे, परावर्तक पदार्थ के रूप में हम मुख्यतः जो एजी होती है चांदी या फिर जो निकिल एनआई होता है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो एक तरफ अगर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो जो उसका सेकेंड पार्ट होता है वह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। तब इस प्रकार जो निर्मित दर्पण होता है वह कहलाता है हमारा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तब ऐसी स्थिति में हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गोले को काटने के बाद हमारे पास दो दर्पण प्राप्त होते हैं। तब हम इस प्रकार का जो दर्पण है इसके बाहर की तरफ भी पॉलिश कर सकते हैं और या फिर इसके अंदर की ओर भी पॉलिश कर सकते हैं। तब इस प्रकार अगर किसी दर्पण के बाहर की ओर पॉलिश कर दी जाए या दर्पण के अंदर की ओर पॉलिश कर दी जाए, तब इस आधार पर हम जो हमारा गोलीय दर्पण है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हमारा जो एक प्रकार है वह होगा उत्तल दर्पण और जो सेकंड प्रकार है वह होगा अवतल दर्पण। जैसे कि ये हमारी डेफिनेशन हो गई गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। जब किसी गोलाकार कांच के भाग को अगर हम किसी एक तरफ निकिल या एजी से अगर पॉलिश कर दी जाए, उसकी ये परावर्तक पदार्थ है, अगर इसकी पॉलिश कर दी जाए तब इसका जो सेकंड वाला पार्ट होगा वह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। तब जो इस प्रकार का जो हमारा दर्पण होता है वह कहलाता है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ये जो हमारा गोलाकार जो दर्पण बनता है वह मुख्यतः, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक खोखले कांच का ही मुख्यतः एक गोला होता है जिससे कि काट कर बनाया जाता है, पॉलिश करने के बाद ये तैयार होता है। तो ये जो हमारा गोलीय दर्पण है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला पार्ट हो गया उत्तल दर्पण और जो सेकंड पार्ट है वह कहलाता है अवतल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण क्या होता है और ये अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक गोलीय दर्पण का एक पार्ट ये हो गया और जो सेकंड पार्ट है वह कुछ इस तरह का हो गया। तब ये जो मान लो इस तरह का जो पार्ट है, अगर हम इस दर्पण के बाहर की अगर पॉलिश कर दें, बाहर की ओर अगर पॉलिश कर दें, जैसे कि मैंने इस गोलीय दर्पण के बाहर की ओर पॉलिश कर दी है, तब इस प्रकार का जो गोलीय दर्पण जिसके हम अगर बाहरी सतह की ओर पॉलिश कर दी जाए और जिसका जो अंदर वाला भाग है वह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करे, तब जो इस प्रकार का जो दर्पण बनता है हम उसे कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। इंग्लिश में हम इसे कॉनकेव मिरर भी कहते हैं।
तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। सेकंड जो इसका टाइप है वह है कि अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, अगर हम इसके अंदर की ओर पॉलिश कर दे, जैसे कि मैं इसके अंदर की ओर पॉलिश कर देता हूँ, तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा गोलीय दर्पण है इसके मैंने अंदर की ओर किसी परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी है, परावर्तक पदार्थ के रूप में निकेल या एजी का हमने उपयोग किया है, तब जो इस प्रकार का जो दर्पण बनता है इसका जो बाहरी भाग होता है वह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। तब जो इस प्रकार का जो दर्पण बनता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, और अगर इंग्लिश में कहें तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसे कहते हैं, और ये हो गया आपका अवतल दर्पण। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है वह है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसा दर्पण जिसके हम अगर इसके अंदर की ओर अगर पॉलिश कर दे और इसका जो बाहरी भाग है वह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करे, तब जो इस प्रकार का जो हमारा दर्पण बनता है हम उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया इसका डायग्राम जिसमें मैंने अंदर की ओर इसके पॉलिश की है। तो ये जो इस टाइप का जो हमारा दर्पण बनता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड जो इसका टाइप है वह है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो इसी दर्पण में हम जो गोलीय दर्पण होता है हम इसके बाहर की ओर पॉलिश करते हैं, और जो इसका अंदर वाला भाग होता है वह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। जैसे कि ये हमारा दर्पण हो गया, इसके हमने बाहर की ओर पॉलिश की है। बाहर की ओर अगर हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दे, तब जो इस प्रकार का जो हमारा दर्पण बनता है वह कहलाता है अवतल दर्पण। तो ये थे हमारे कुछ गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, वो मैंने समझाया, और इसके जो प्रकार होते हैं वह क्या होते हैं उसके बारे में मैंने समझाया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों के बारे में मैंने बताया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण होते हैं इनके जो प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन्हें समझने के लिए कुछ हमें डेफिनेशन की जरूरत होती है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे कि जो मुख्यतः कुछ डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कुछ ऐसी डेफिनेशन होती है जिनकी हमें जानना पहले उससे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में हमारे जो प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम है वह बाद में समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, या गोलीय दर्पण से संबंधित जो कुछ हमारे पास जो टॉपिक आएंगे, नए प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम हैं उन्हें अध्ययन करने के लिए हमें कुछ इस तरह की जो परिभाषा है उन्हें जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारा जो पहला परिभाषा आती है वह आती है ध्रुव। ध्रुव इसे हम कैपिटल P से दर्शाते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक दर्पण हो गया, अगर मैं इसके बाहर की ओर पॉलिश कर रहा हूँ मतलब ये एक अवतल दर्पण है। तो ये जो हमारा एक गोलीय दर्पण होता है, इस गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे कि ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, मैंने इसके बाहर की ओर पॉलिश की है, तो इसका जो अंदर वाला भाग होगा वह परावर्तक पृष्ठ होगा। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं, तो वो उसे कहते हैं हमारा ध्रुव। तो मान लेते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो यहीं कहीं होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका कोई मिड पॉइंट होगा जिसे हम कहते हैं ध्रुव। P से हम इसे दर्शाते हैं। तो ये हमारे हो गया ध्रुव। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वह आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C से हम इसे दर्शाते हैं। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण बनने से पहले मुख्यतः किसी खोखले कांच का गोले का हिस्सा हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे इस गोले का हिस्सा था जिसे मैंने इस भाग को काट कर ये अवतल दर्पण बनाया है।
तो ये सबसे पहले इस गोले का हिस्सा हुआ होगा। तो इस गोले का जो केंद्र है, मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र हो गया, तो यहाँ पर इसका जो केंद्र है, इसके ये जो केंद्र है ये इस जो हमारा वर्त होगा, गोला होगा, इसका भी केंद्र होगा। तब जो हमारा जो मुख्यतः गोलीय दर्पण है वह मुख्यतः सबसे पहले जिस गोले का हिस्सा था उस गोले का जो केंद्र है वही हमारे जो गोलीय दर्पण है उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो मान लेते हैं कि इसका जो गोला बनेगा उसका जो केंद्र है, मान लेते हैं कि यहाँ बनेगा, तो ये यहाँ पर जो इसका केंद्र बनेगा वो होगा वक्रता केंद्र। सी से हम इसे दर्शाते हैं। तो ये हो गया हमारे वक्रता केंद्र। दूर मैंने आपको समझा दिया है। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वह आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से हम इसे दर्शाते हैं। तो अब जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वह क्या होती है। तो मुख्य रूप से हम जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक वर्त हो गया, यहाँ पर इसका केंद्र हो गया, और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बाहर कोई स्थित कोई बिंदु है। तब ऐसी स्थिति में ये जो बिंदु है और इसका जो केंद्र है, इस दोनों के जो बीच की दूरी है हम इसे ही तो त्रिज्या कहते हैं। तो यही परिभाषा यहाँ पर लागू होती है कि जो हमारा वक्रता केंद्र होता है C और जो हमारा ध्रुव है P, इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है उसे ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों के मध्य की जो दूरी बनेगी उसे ही हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कैपिटल R के द्वारा हम इसे दर्शाते हैं। तो ये हमारी हो गई वक्रता त्रिज्या। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वह कुछ इस तरह से भी बनाई जा सकती है कि जो गोलीय दर्पण है वह पहले जिस गोले का हिस्सा था उस गोले की जो त्रिज्या होती है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आप दोनों डेफिनेशन यूज में ले सकते हो, दोनों ही बढ़िया है। फोर्थ जो हमारी डेफिनेशन आती है वह आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर हमारा ध्रुव हो गया, ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई, ये हमारा अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण हो गया। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? इसका जो वक्रता केंद्र होता है और इसका जो ध्रुव होता है, इन दोनों के बीच की तो दूरी तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, लेकिन इन दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं वक्रता केंद्र से भी गुजर रही है और जो ध्रुव है P इससे भी गुजर रही है। तो इस प्रकार की जो रेखा है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। जो पहली डेफिनेशन है वह है ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, जिसे कैपिटल P के द्वारा, जैसे यहाँ पर स्मॉल p लिखा हुआ है लेकिन इसे कैपिटल P के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हो गया हमारा ध्रुव है कि जो हमारा जो गोलीय दर्पण होगा इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा अंदर की ओर या बाहर की ओर, इसका जो मध्य बिंदु होगा मिड पॉइंट, तो उसे ही हम उसे ध्रुव कहते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वह है वक्रता केंद्र कि गोलीय दर्पण जो पहले किसी कांच के गोले का हिस्सा हुआ होगा तो उस कांच के गोले का जो केंद्र होगा वही हमारे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम कैपिटल C के द्वारा दर्शाते हैं। थर्ड जो हमारी डेफिनेशन आती है वह आती है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C और जो हमारा ध्रुव है P, इन दोनों के मध्य की जो दूरी आती है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। फोर्थ जो हमारा पॉइंट आता है वह आता है मुख्य अक्ष कि जो हमारे गोलीय दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, जिसमें हमारी 3 डेफिनेशन और सम्मिलित होती है। मुख्य फोकस दूरी और द्वारक। पहले इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि पहले हमारी डेफिनेशन आती है 5वें नंबर की, वह आती है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कैपिटल F के द्वारा इसे दर्शाते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम इसे फोकस बिंदु भी कहते हैं। फोकस बिंदु भी हम इसे कहते हैं। तो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु है, ये क्या होता है पहले इसे समझते हैं
कि अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे जो गोले दर्पण होता है अगर उससे टकराती है तो टकराने के पश्चात ये हमारे जो मुख्य अक्ष होती है उसके जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं कि ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, इसके बाहर की ओर पॉलिश कर देते हैं कि ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया। और मान लेते हैं कि यहाँ इसकी मुख्य अक्ष वह हो गई है जो कि इसके ध्रुव पी से गुजर रही है। और मान लेते हैं कि कोई स्रोत है जिससे कि प्रकाश की किरणें हैं वह इस दर्पण की ओर आपतित हो रही है। तो इससे जो प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित हो रही है कि ये कोई प्रकाश की किरण है। और एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखना कि जो प्रकाश की किरणें होती है वह हमेशा समांतर रूप से आपतित होती है। तो ये हमारी एक प्रकाश की किरण हो गई, एक इस तरह की प्रकाश की किरण हो गई जो कि दर्पण पर आपतित हो रही है, कुछ इस तरह की प्रकाश की किरण हो गई और ये एक प्रकाश की किरण हो गई। और ये हमारी है मुख्य अक्ष, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष। तो ये जो प्रकाश की किरण है जो कि इस दर्पण पर आपतित हो रही है तो ये इस दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजर जाएगी उसे हम अपना मुख्य फोकस कहेंगे। जैसे कि ये दर्पण से टकराने के पश्चात इस बिंदु से गुजर जाती है, ये इस बिंदु से गुजर गई। ये जो प्रकाश की किरण है वह भी इस बिंदु से गुजर जाएगी, ये जो प्रकाश की किरण है वह भी इस बिंदु से गुजर जाएगी, ये जो प्रकाश की किरण है यह भी इस बिंदु से गुजर जाएगी। अब इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो सभी प्रकाश की किरणें हैं वह मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है या मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तब ये जो हमारा बिंदु होगा इसे ही हम अपना मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहेंगे, इसे हम कैपिटल F के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए जिसमें जो हमारे प्रकाश किरणें हैं वह मुख्य फोकस पर आती हुई रियली वास्तविक में आपतित होती है। लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें वास्तविक रूप से आपतित नहीं होती है, उसमें काल्पनिक रूप से आती हुई प्रतीत होती है। उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये तो हमारा एक अवतल दर्पण था और पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक उत्तल दर्पण होगा उसे अलग से कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया। अब ये उत्तल दर्पण नहीं है, अभी हम इसके अंदर की ओर पॉलिश करते हैं। ये मैंने इसके अंदर की ओर पॉलिश किया है। तब ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण बनता है, कॉन्वेक्स मिरर बनता है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी एक मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण किसी सोर्स से इसके ऊपर समांतर रूप से आपतित हो रही है। एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी प्रकाश की किरण आपतित होती है वह हमेशा परावर्तक पृष्ठ की ओर आपतित होती है। ये जो इसका भाग है अंदर की ओर वह पॉलिश किया हुआ भाग है और जो इसका बाहरी भाग है वह है परावर्तक पृष्ठ। तब वो जो हमारी प्रकाश की किरणें होगी वह बाहर से आपतित होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो प्रकाश किरणें हैं वह आपतित होती है। तो ये आपतन होने के पश्चात हमें जो दर्पण के पीछे की साइड है वहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि यहाँ पर ये गुजरती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर ये गुजरती हुई प्रतीत होती है।
जैसे कि ये जो प्रकाश किरणें हैं ये इस दर्पण से टकराने के पश्चात दर्पण के पीछे की ओर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये जो हमारा बिंदु होगा वह होगा मुख्य फोकस। लेकिन ये वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, ये बल्कि दर्पण से टकराने के पश्चात उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से वो परावर्तित हो जाती है, लेकिन हमें ये दर्पण के पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो हमारा बिंदु होगा वह होगा मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। तो ये थी हमारी कुछ, यह एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकती है। वैसे तो ये सभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु की जो डेफिनेशन है यह कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कर याद करना होगा। तो सेकेंड लास्ट जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी जो डेफिनेशन आती है वह आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल एफ से हम इसे दर्शाते हैं। तो अब ये फोकस दूरी क्या होती है? तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा वक्रता केंद्र और जो ध्रुव P है इन दोनों के मध्य की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारा ध्रुव P है और जो मुख्य फोकस कैपिटल F है इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे ही हम अपनी फोकस दूरी कहेंगे। तो ये तक हमारा मुख्य फोकस हो गया और यहाँ पर हम इसका ध्रुव P मान लेते हैं। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी इसे ही हम फोकस दूरी कहेंगे, स्मॉल f के द्वारा इसे दर्शाते हैं। तो हमारे जो मुख्य फोकस है और ध्रुव P है इन दोनों के मध्य की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आती है वह आती है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हमें कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट है वह उसे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पहले हम उसे देख लेते हैं। तो जो हमारी जो फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल R इन दोनों के मध्य एक रिलेशन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। R = 2 इंटू स्मॉल f। और यहाँ पर अगर हम हमारी फोकस दूरी को निकालें तो वो होगी R/2। तो ये है, ये बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या होगी वह हमारी फोकस दूरी की दुगनी होगी और जो हमारी फोकस दूरी होगी वह हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो ये इस नोट की हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आती है वह आती है द्वारक। 7वें नंबर की जो डेफिनेशन आती है वह आती है द्वारक। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास एक गोली दर्पण हो गया, इसके मैं बाहर की ओर पॉलिश कर देता हूँ। ये एक अवतल दर्पण हो गया। तो ये इस प्रकार का जो हमारा एक अवतल दर्पण है इसका जो परावर्तक पृष्ठ है यह एक वर्ताकार भाग के रूप में है। तो इस वर्ताकार भाग को जो मिलाने वाली जो रेखा होगी वह एक व्यास के रूप में होगी। तो इस वर्ताकार पृष्ठ को जो मिलाने वाला जो व्यास होगा उसे ही हम अपना द्वारक कहते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं कि कोई रेखा है जो कि व्यास के रूप में ये जो हमारा गोलीकार भाग है जो परावर्तक पृष्ठ है इस दर्पण का उसे मिलाती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम अपना द्वारक कहते हैं। MN से मैं इसे दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पर जो MN होगा वह हमारा द्वारक कहलाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 5th पॉइंट है वह है मुख्य फोकस, कि जब कोई प्रकाशीय किरण गोलीय दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस जो बिंदु होगा उसे ही हम अपना मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहेंगे और हम इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वह है फोकस दूरी। हम इसे स्मॉल f के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्मॉल f के द्वारा हम इसे दर्शाते हैं। तो गोलीय दर्पण के जो ध्रुव होता है कैपिटल P और जो हमारा मुख्य फोकस होता है कैपिटल F, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है इसे ही हम कहते हैं फोकस दूरी। नेक्स्ट जो हमारा जो नोट है जो कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दुगुनी होती है। R = 2 इंटू स्मॉल f। और अगर हम यहाँ पर अपनी फोकस दूरी को निकालें, यहाँ पर स्मॉल f है, तो यहाँ पर जो हमारी फोकस दूरी निकाले तो वह हमेशा जो वक्रता त्रिज्या होगी उसकी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वह है द्वारक। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ की जो वर्ताकार सीमा रेखा है उसी का जो व्यास होगा उसे हम अपना दर्पण का व्यास कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था उस दर्पण के अंदर जो MN था वह हमारा द्वारक था।
नेक्स्ट जो हमने अभी तक कुछ पढ़ा है, जैसे हमने गोलीय दर्पण से रिलेटेड परावर्तन के कुछ नियम पढ़े थे, और उसके नेक्स्ट बाद में हमने समतल दर्पण था उसके बारे में पढ़े थे। उससे समतल दर्पण में कुछ नियम थे, और जो हमारा परावर्तक, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा जो हमने परावर्तन के जो नियम पढ़े थे उसके अंदर हमने जो परावर्तक पृष्ठ यूज में लिया था, उसके जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ था जो कि हमने परावर्तन के अंदर यूज में लिया था, तो यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ है इसमें हम समतल दर्पण का यूज भी कर सकते हैं, समतल दर्पण का यूज भी कर सकते हैं इस परावर्तक पृष्ठ में, या फिर हम अपना गोलीय दर्पण होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, गोलीय दर्पण। इसके अलावा कोई चमकीली सतह है वह भी हो सकती है। कोई चमकीली सतह, तो आपसे एग्जाम में अगर एग्जामिनर कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वह कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो समतल दर्पण है उसके परावर्तन के नियम बताइए, या जो गोलीय दर्पण है उसके परावर्तन के नियम बताइए, या फिर कोई चमकीली सतह जो कि परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करती है उस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उससे जो रिलेटेड परावर्तन के जो नियम है उन्हें समझाइए। तब इस प्रकार जो बातें हैं वह हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो परावर्तक पृष्ठ है उसमें हम समतल दर्पण का यूज भी कर सकते हैं, गोलीय दर्पण का यूज भी कर सकते हैं, और चमकीली सतह है उसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मैंने 3 जो क्वेश्चन है वह यूज में लिए हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा था परावर्तन से नियम और जो समतल दर्पण थे उससे प्रतिबिंब के निर्माण के जो नियम थे उससे रिलेटेड हमने कुछ 3 क्वेश्चन लिए हैं, उसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उन दोनों के मध्य की जो दूरी होगी वह क्या होगी उसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने याद कीजिए कि हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम में एक नियम हमने पढ़ा था कि जो वस्तु दर्पण से जितनी आगे स्थित होगी, जो उसका दर्पण है, दर्पण से जो उसका प्रतिबिंब है वह दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा समतल दर्पण हो गया, तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो मान लेते हैं कि हमारी जो वस्तु है वह यहाँ रखी हुई है जो कि दर्पण के आगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो 10 सेंटीमीटर की ये जो दूरी हो जाएगी, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण से 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो दर्पण है वह यहाँ बनेगा और वह भी 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। इस प्रतिबिंब की इस जो दर्पण है उससे दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तब हमें पूछ रहा है कि जो वस्तु है और प्रतिबिंब है, ये हमारी वस्तु हो गई, वस्तु, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पर जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी यह हो गई और 10 सेंटीमीटर की दूरी इस दर्पण के पीछे हो गई, तो टोटल दूरी कितनी हुई। तो यहाँ पर जो हमारी 10 सेंटीमीटर की दूरी दर्पण से आगे हो गई और प्लस जो हमारे 10 सेंटीमीटर की दूरी है वह दर्पण के पीछे हो जाएगी। तब इस प्रकार जो टोटल दूरी होगी वह होगी 20 सेंटीमीटर, और जो 20 सेंटीमीटर है वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है इन दोनों के मध्य की दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वह है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है वह 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। यह त्रिज्या नहीं है, वक्रता त्रिज्या है कि जो वक्रता त्रिज्या है वह कितनी होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वक्रता त्रिज्या है वह कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। तो जैसे कि मैंने अभी आपको नियम पढ़ाए थे, एक नोट के रूप में आपको लिखवाया था कि जो हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसे हल करने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में जो दिया है उसे लिखते हैं कि जो हमारे गोलीय दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी है वह है 20 सेंटीमीटर। तो स्मॉल f हमें यहाँ पर दिया गया है वह है 20 सेंटीमीटर, और हमें पूछ रहा है कि जो इसकी वक्रता त्रिज्या है वह कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो इस कैपिटल R होता है वह होता है 2 गुना स्मॉल f। तो हमें ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्या, तो वो हो जाएगी 2 गुना 20।
तो इस तरह जो हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी वह होगी 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर है वह इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कि कोई प्रकाशीय किरण समतल दर्पण पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जो परावर्तक पृष्ठ है इसमें हम समतल दर्पण का यूज भी कर सकते हैं, गोलीय दर्पण का यूज भी कर सकते हैं, या फिर कोई जो चमकीली सतह है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास समतल दर्पण है, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। तो कह रहा है कि जो हमारी आपतित किरण है 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यह कोई प्रकाशीय किरण इस पर आपतित होती है। ये जो प्रकाशीय किरण है वह इस दर्पण से 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो ये जो हमारी आपतित किरण है और ये जो हमारा दर्पण हो गया, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह है 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो जैसे कि परावर्तन के नियम में मैंने समझाया था कि जो आपतित किरण है वह दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। तो ये हमारी परावर्तित किरण हो गई और इन दोनों के मध्य में एक अभिलंब है, इसका निर्माण होता है। और यहाँ पर था हमारे कोण आई, आपतन कोण, और यहाँ पर था हमारा परावर्तन कोण, कोण आर। तो जैसे कि हमारे पास अगर मैं इस भाग को देखूं तो ये एक 90 डिग्री के एंगल का कोण बना रहा है। कुछ इस तरह का कोण यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसका अगर एक भाग हम देखें तो वो है 45 डिग्री। तो जो बचा हुआ भाग होगा वह कितना होगा, तो उसे 90 में से घटा देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा जो कोण बनेगा कोण आई, तो वह जो कोण आई बनेगा वह होगा 45 डिग्री। तो इस तरह जो हमारा कोण आई होगा वह भी होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि जो परावर्तित किरण है और आपतित किरण है इन दोनों के मध्य का जो कोण बनेगा वह कितना होगा। तो यहाँ पर जो मध्य का कोण होगा वह होगा कोण आई प्लस कोण आर। तो यहाँ पर जो हमारा कोण आई है वह हमने ज्ञात किया कि वह होगा 45 डिग्री। तो परावर्तन के नियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपतन कोण का मान है वह परावर्तन कोण और दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे जो आपतन कोण है उसका मान है 45 डिग्री, तो हमारा जो परावर्तन कोण है उसका मान भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही हमारे परावर्तन कोण का मान हो जाएगा। और इन दोनों की जो किरणें हैं इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वह है कोण आई प्लस कोण आर। तो यहाँ पर जो हमारा बीच का कोण बनेगा वह बनेगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री और टोटल बनेगा 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया कि इन दोनों के जो मध्य का कोण बनेगा वह बनेगा 90 डिग्री का। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन जो कि हमने इसके अंदर ऐड किए थे। अब हम अगले जो हमारा चैप्टर होगा उसके अगले जो लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा जो गोलीय दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थितियां हैं वो क्या होती है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू।